कोड फीस एक्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं 2022 में ये है। 2022 में कोड फीस एक्ट से क्या पूछा उन्होंने? 2022 में उन्होंने ये देखें, ये उन्होंने पूछा है सेक्शन 7 से रिलेटेड। टोटल सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 में आपका मनी सूट पे कितनी लगेगा? मनी सूट पे आपने देखा है जितनी अमाउंट क्लेम करते हैं 1, ये 7(1) है। दूसरा वो कहता है सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपका सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी हैज मार्केट वैल्यू एंड नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है तो जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर वो 7(4) आ जाता है। 7(4) वही है कि जी आपका डेक्लरेशन है, पार्टीशन है, या इंजंक्शन है, या आपका अकाउंट्स है, तो जो आप क्लेम रख देते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद कहता है इन सूट सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ प्रियम्पशन। प्रियम्पशन के लिए वो आपका मेरा ख्याल 7(6) है। ठीक है, उस पे भी उन्होंने बताया कि जी आपका प्रियम्पशन के लिए है तो आपका एक जो उससे उस प्रॉपर्टी से प्रोड्यूस क्या ले रहे हैं, मतलब कितनी कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब प्रोड्यूस है उसकी 1 एकड़ की मतलब 40 मन, और 2,000 रुपये रेट है तो 80,000, उसके हिसाब से आपकी कोर्ट फीस लगेगी। उसको आपने 15 टाइम्स देना है। बाकी कोई घर है या बिल्डिंग है तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जो है वो आपकी जो ओरिजिनल कंसिडरेशन है उस पे। आगे उसके कहता है कि अटैचमेंट सेट असाइड कराना है तो वो 7(8) है। तो जितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसके ऊपर लगी है। आगे कहता है राइट द नोट इन फॉलोइंग मीन बाई लेवी ऑफ कोर्ट फीस आपकी एडवलम ऑन कॉस्ट एंड मीन प्रॉफिट। एडवलम से क्या मुराद है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ऑन कॉस्ट या मीन प्रॉफिट वो भी उसी में आ जाता है कि जी आपके अकॉर्डिंग टू वैल्यू जितनी कॉस्ट होगी, मतलब जितनी वैल्यू होगी उसके ऊपर कोर्ट फीस होगी। आगे कहता है वेदर एंड व्हेन प्लेंट रिजेक्टेड ऑफ डेफिशिएंसी इन कोर्ट पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, कि कब आपका कोर्ट फीस पे रिजेक्ट हो जाता है। वो आपका प्लेंट रिजेक्टेड ऑन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस मतलब 7 आपका 7(11) है। अब डेफिशिएंसी के अगर आप दो चीजें बताता है, एक या तो आपने सब्जेक्ट मैटर को सही डिटरमाइन नहीं किया, या मतलब सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू आपकी है 5 लाख, आपने बताया 1 लाख है, तो वो सब्जेक्ट मैटर को सही डिटरमाइन नहीं किया, मतलब आपने प्रॉपर वो सब्जेक्ट मैटर को प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं किया। दूसरा कहता है कि जी अगर आपने प्रॉपरली डिटरमाइन किया है लेकिन आपने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई तो उस पे क्या है, उस पे आपको उस पे भी आपका सूट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है डिफाइंड मल्टीफेरेज सूट, यही सेक्शन 17 है। एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लेविंग कैलकुलेटिंग दी। आपकी कैलकुलेटिंग मतलब उसकी एग्रीगेट वैल्यू से होगा। सेक्शन 17 एग्रीगेट वैल्यू से होगा। आगे आ जाता है जी आपके ये है 17 और ये 20 के ये 20, 22 के थे, अब ये 20 के है। 20 में उन्होंने कोड फीस एक्ट से क्या पूछा है? 20 से उन्होंने कोड फीस एक्ट से पूछा है ये सेक्शन 7(4) का सी। 7(4) का सी। 7(4) का सी क्या है कि जी आपका डेक्लरेटरी सूट पे कितनी कोड फीस है। ये देखें, ये आपका डेक्लरेटरी डिग्री पे आपका कितनी कोड फीस है। 7(4) का सी, ये देखें 7(4) और ये सी। सी आपका डेक्लरेटरी डिग्री है, इस पे कोड फीस कितनी है, जितनी आप क्लेम करते हैं प्रेयर में कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ जो कि गलत लिखी गई थी उसको करेक्ट डिक्लेयर, उसको गलत डिक्लेयर करने का जो क्लेम है 200 रुपये रखता हूँ, तो उसके ऊपर कोड फीस होगी। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका अ, ये 2020 का था। आगे आ जाता है ये 2019 के। 2019, 2019 में कोड फीस एक्ट, ये पेपर 2 है। कोड फीस एक्ट में से उन्होंने क्या पूछा है देखिए,
कहता है मोड ऑफ लिविंग कोर्ट फीस। मोड ऑफ लिविंग कोर्ट फीस वही जो आपका ये जो मैंने आपको बताया ये चैप्टर है पूरा, मतलब सेक्शन 25, 26, 27 ये, ठीक है। ये आपका मोड्स बताता है कि आप इम्प्रेसिव में ले सकते हैं, एडिसिव में ले सकते हैं, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो बगैर कोड फीस के आप एडमिट करा लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये है मोड्स ऑफ लिविंग कोड फीस। कलेक्शन बाई स्टाम्प से होगी। दूसरा, स्टाम्प इम्प्रेसिव भी हो सकते हैं, एडिसिव भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि जी किसने, मतलब जैसे आपका ये स्टाम्प फरोश रखे हुए हैं, ये गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है, उनके रूल्स बनाती है। अगर कोई वायलेशन करता है तो आपने देखा है कि जी स्टाम्प फरोश का जो वो होता है वो भी हो जाता है, और स्टाम्प फरोश का जो लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। लाइट होपफुली आ जाएगी 10 मिनट तक। चलें आगे, आपका आ जाता है जी, ये था 2019 में, और आपका आ जाता है 2017, ये नहीं, ये 2017 है, ये 2017। 2017 में उन्होंने कोर्ट फीस से क्या पूछा है? 2017 में उन्होंने कोर्ट फीस से पूछा है कि जी जनरल लॉ, ये जनरल लॉ का है, ये क्रिमिनल लॉ 3 है, ये 2 है, और ये है आपका कोर्ट फीस, ठीक है। कोर्ट फीस, और उन्होंने पूछा है कि जी क्लेम बताएं, मतलब रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। कोर्ट फीस को रिफंड करने का क्या तरीकेकार है? कोर्ट फीस को रिफंड करने का क्या तरीकेकार है? चले, कहता है आपका वो कोर्ट फीस का वो रिफंड करने का तरीकेकार वही आपका सेक्शन आपका आ जाता है इसमें, 10 आ जाता है, 13 आ जाता है, 14 आ जाता है, 15 आ जाता है, और 19 आ जाता है, 19 वन, ठीक है। कि 10 क्या कहता है कि जी 9 में कोर्ट ने एग्जामिन किया, ठीक है। 9 में, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिफंड ऑफ कोर्ट फीस के बारे में, कि कोर्ट एग्जामिन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है सेक्शन 9 के तहत, और उसमें पता चलता है कि जी कोर्ट फीस कम लगाई गई है या कोर्ट फीस ज्यादा लगाई गई है। अगर उनको लगता है कि जी कोर्ट फीस ज्यादा लगाई गई है तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी वापस कर दें, ठीक है। रिफंड, ये सेक्शन 10 का है, ये रिफंड अमाउंट वेयर कोर्ट फीस वेयर अमाउंट डिक्री इज लेस देन दी अमाउंट क्लेम, ठीक है। जितनी अमाउंट क्लेम किया गया, ये सेक्शन 10 का ये है, ये ये सेक्शन 10। रॉन्गली एस्टिमेट की गई, रॉन्गली एस्टिमेट की गई तो वो दूसरा कहता है आपका रॉन्गली एंड एस्टिमेशन इज इनसफिशिएंट, कोर्ट रिक्वायर टू पे एडिशनल कोर्ट फीस, अगर कम लगाई गई एडिशनल कोर्ट फीस लगाएगी। और इसी तरह वो कहता है कि जी इफ एस्टिमेशन है एक्सेसिव एंड इनडिस्क्रिशनरी फंड द कोर्ट फीस, अगर एस्टिमेट ज़्यादा किया गया तो कोर्ट आपकी कोर्ट फीस 5,000, मतलब आपने 15,000 लगा दिया, 5 तो बनती 10,000 है, तो कोर्ट 5,000 आपको वापस कर देगी। ये आगे आ जाता है इसका जो कोर्ट फीस वापसी का सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 कहता है कि जी आपने अपील फाइल की, अपील में आपका अपील एक्सेप्ट हुई, केस या तो आपके अपील एक्सेप्ट हुई या केस रिमांड हो गया, ठीक है, तो कोर्ट जो है आपको कोर्ट फीस वापस कर देगी। आगे वो कहता है कि जी हाँ, पार्शल आपकी अपील एक्सेप्ट हुई, पार्शल डिसमिस हुई, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर लिखेगी कि जी कितनी हद तक आपने वो कोर्ट फीस वापस करनी है। आगे रिव्यू, रिव्यू पे कहता है कि जी 90 डेज में आपने रिव्यू फाइल करना होता है, ठीक है। आप रिव्यू फाइल कर देते हैं 90 दिन के बाद तो आपको कोर्ट फीस पूरी लगनी लगेगी। पूरी कोर्ट फीस लगा देते हैं, ठीक है। पूरी कोर्ट फीस लगाने के बावजूद अगर आप प्रूव कर देते हैं कि जी जो आप लेट आए हैं उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको आप ऐसे सिचुएशन में थे कि जी सर्कमस्टांसेस वाज बियॉन्ड दी
circumstances was beyond the control of applicant। ठीक है, आपके सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं थे, तो उस सूरत में कोर्ट आपको कह सकती है कि जी वो जो उन्होंने एक्सेसिव कोर्ट फीस लगाई थी, ठीक है, वो उनको वापस करते हैं। 14 में कहा गया है। ठीक हो गया। आगे 15 कहता है कि जी अगर आपका रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, आपने रिव्यू में कोर्ट फीस लगाई है, रिव्यू आपका एक्सेप्ट हो गया, तो फिर भी आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है, फिर भी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। ठीक हो गया। ये आपका है रिफंड का, यही आपके कोर्ट फीस रिलेटेड है। मोस्टली वो जो पूछ रहा है वो रिफंड ऑफ कोर्ट फीस पूछ रहा है, सेक्शन 7 पूछ रहा है। सेक्शन 7 आपने अच्छी तरह करना है, सेक्शन 7 से वो कुछ ना कुछ पूछ लेता है। आप देख रहे हैं पिछले 5-7 पेपर्स में वो सेक्शन 7 से ही कुछ ना कुछ पूछ रहा है। सेक्शन 7 इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा भी उसको समझने की कोशिश करें ना, सेक्शन 7 इंतहाई बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं 3-4 मिनट में आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ सेक्शन 7 का, कभी आपको ये इशू नहीं होगा। कहता है देखें कि हमने कंप्यूट कैसे करना है। अब मनी सूट है, ठीक है, मनी सूट है, उसमें आपका डैमेजेस मांग लेते हैं, मेंटेनेंस मांग लेते हैं, या कोई एन्युटीज है, कोई भी है, तो जितनी अमाउंट क्लेम कर रहे हैं उस पर कोर्ट फीस होगी। आप मैडम गजाला 10 लाख का दावा करती हैं, कहती हैं कि मैंने 10 लाख लेना है मिस समन से, तो 10 लाख के ऊपर कोर्ट फीस होगी। ये कहते हैं मैंने 3 लाख लेना है, 3 लाख पे कोर्ट फीस होगी। ये कहते हैं मैंने 5 लाख लेना है, 5 लाख पे कोर्ट फीस होगी। तो जितनी कोर्ट फीस जितनी आप मांगते हैं उस पे कोर्ट फीस होती है, एक बात। दूसरा वो कहता है आपका मेंटेनेंस या एन्युटीज। मेंटेनेंस या एन्युटीज जो भी होती हैं उसके ऊपर 15 टाइम्स, उसका 15 टाइम्स पे आप देते हैं। ठीक है, कहता है शैल बी डीम्ड टू बी 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट। जितनी आपने अमाउंट क्लेम किया है उसका 10 टाइम्स। सपोज के आपने क्लेम करते हैं 20,000, 20,000 को आप 10 से ज़रब देंगे, उस पे कोर्ट फीस लगाएंगे। और उसके बाद कहता है कि जी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू है, सपोज के कार, कार आप सेल करते हैं, कार आप सेल करते हैं, ठीक है, तो कार की करंट मार्केट वैल्यू, मतलब आज जिस दिन आप दावादार कर रहे हैं उस दिन आप कार की कीमत 5 लाख है, 5 लाख पे कोर्ट फीस। उस दिन कार की कीमत 3 लाख है, 3 लाख पे कोर्ट फीस होगी। अब ये एग्जाम्प्टेड कोर्ट फीस है, ये बार बार पूछ लेता है। ऐसे दावे जिस पे कोर्ट फीस नहीं लगाते, जिसकी मार्केट वैल्यू ना हो, ऐसा क्लेम जिसकी मार्केट वैल्यू ना हो, सब्जेक्ट मैटर जिसकी मार्केट वैल्यू ना हो, उस पे भी कोर्ट फीस नहीं होगा। और आगे है पार्टीशन सूट, पार्टीशन सूट पे भी कोई कोर्ट फीस नहीं है। डेक्लेरेटरी सूट के मैं कहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो गलत लिखी गई है उसको गलत डिक्लेयर करें और सही करेक्शन का ऑर्डर करें, तो वो उस पे भी कोर्ट फीस नहीं है। क्योंकि ये जो दावे हैं ना, इन पे मैं अपने क्लेम मतलब रिलीफ, मैं अपने रिलीफ खुद बता सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये जो गलत लिखी गई है, इसको करेक्ट करने की जो वैल्यू है वो 3,000 है या 2,000 है। ठीक है, वो मेरा जो क्लेम है डेट बर्थ करेक्ट करना है, इसका क्लेम की वैल्यू मैं 10,000 रखता हूँ। ठीक है, या 10 लाख रखता हूँ, 10,000 रखता हूँ, 2,000 रखता हूँ, तो कोर्ट फीस उस पर ही लगेगी, कोर्ट फीस उस पर लगेगी। आगे कहता है आपका ईजमेंट अकाउंट्स, इन पे भी वही आपका जितनी क्लेम होगा। उसके बाद आपका आ जाता है फॉर डेक्लेरेटरी सूट। डेक्लेरेटरी मतलब हम कोई गिफ्ट को डिक्लेयर करवाते हैं, गिफ्ट सेल या एक्सचेंज मॉर्गेज वगैरह, इनको डिक्लेयर करवाते हैं। तो जो हमारी वोट, मैंने आपको बताया कि जी मैंने एक अभी गिफ्ट का दावा किया हुआ है, गिफ्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए वो 30 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 30 लाख के ऊपर मैंने कोर्ट फीस लगाई है। ठीक है, 30 लाख पे मैंने कोर्ट फीस लगाई है। आगे कहता है पोजेशन ऑफ लैंड हाउस या गार्डियन। अब लैंड जो है इस पे दो किस्म की है, बाकी एक है।
लैंड जो है ना, जिससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिससे मुनाफा आ रहा है, जिस पे आपका एग्रीकल्चर कमाते हैं, मुनाफा आ रहा है, उस पे तो मुनाफा अगर जिससे आ रहा है तो मुनाफे का 15 गुना पे कोर्ट फीस होगी। मुनाफा सपोज आ रहा है 1 लाख, उसका 15 गुना कर लें 15 लाख, 15 लाख पे कोर्ट फीस लगाएंगे। मुनाफा आ रहा है 1,000, उसका 15 गुना करेंगे 15,000 बन जाएगा, 15,000 पे कोर्ट फीस लगाएंगे। अगर मुनाफा नहीं आ रहा तो करंट मार्केट वैल्यू, मतलब उस लैंड की जो करंट मार्केट वैल्यू है, आज मार्केट उस लैंड की वैल्यू 20 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, जितनी है उस पर कोर्ट फीस लगेगी। आगे कहता है हाउस और गार्डन, इन दोनों पे मार्केट वैल्यू पे होगा। हाउस और गार्डन इस दोनों पे मार्केट वैल्यू पे होगा। आपके आ जाता है आपका दूसरा राइट, प्रेमचंद के लिए, प्रेमचंद का भी वो उन्होंने पूछा है, प्रेमचंद की जो प्रॉपर्टी है उस पे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, और जितनी प्रोड्यूस है उसका जो रेट है उस पे, मतलब जो अर्निंग है उस पे 40 मन गंदम होती है, 20,000 उसका रेट है 1 मन का, तो 80,000 बनता है मंथ, वो 6 महीने का, तो उसके ऊपर आपकी कोर्ट फीस लगेगी। आगे है बाकी, मतलब आपका घर या गार्डन वगैरह है उस पे प्रेमशन का दावा किया तो उसकी मार्केट वैल्यू पे ही होगा। आगे इंटरेस्ट असाइनी, इंटरेस्ट जो होता है उसका 15%, इंटरेस्ट जो होता है नेट प्रॉफिट का, जितनी आप मुनाफा कमा रहे हैं उसका 15 गुना पे कोर्ट फीस लगता है, उसका 15 गुना पे कोर्ट फीस लगता है। आगे कहता है अटैचमेंट सेट असाइड करवानी है, तो जितनी आपका शेयर अटैच किया गया, टोटल प्रॉपर्टी है आपकी 20 लाख की, ठीक है, एक कनाल है 20 लाख की, मतलब एक कनाल 50 लाख की है, और 20 लाख की हद तक अटैच की गई है, तो 20 लाख को उसको अटैच को सेट असाइड करवाना है तो उस पे कोर्ट फीस होगा, उस पे ही कोर्ट फीस होगा। आगे कहता है आपने टू रिडीम रिडम्पशन या फोर क्लियर, रिडम्पशन फोर क्लियर पे भी वो जो कोर्ट फीस होती है वो प्रिंसिपल सम पे होती है। प्रिंसिपल सम, क्या प्रिंसिपल सम, उस पे इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं, प्रिंसिपल सम पे होती है। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ, मतलब आप कहते हैं कि जी मैंने इस गजाला से सपोज कि मिस इकरा कहती है कि मैंने मिस गजाला से 10 लाख का एक मतलब एक एकड़ लिया है 10 लाख का, तो कंसिडरेशन अमाउंट क्या है 10 लाख, 10 लाख पे ही कोर्ट फीस होगी। ठीक हो गया। और लीज वगैरह है तो वो जो अमाउंट रेंट, रेंट आप सालाना जितनी रेंट बन रहा है, ठीक है, सपोज के एक साल, एक महीने का आप 20,000 ले रहे हैं, साल का 2,40,000 है, तो 2,40,000 पे कोर्ट फीस होगी। इसी तरह लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो भी मामला है, अमाउंट ऑफ रेंट जो अगले साल वो पे करेगा, मतलब एक साल का जो रेंट है उस पे कोर्ट फीस होगी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो भी मामला है उस पे सालाना रेंट पे, सालाना रेंट सपोज के महीने का 20,000 है, सालाना लाख रेंट बनता है 2,40,000, तो 2,40,000 पे ही कोर्ट फीस लगेगी। इसी तरह आपका आ जाता है ऐसे दावे जिस पे अमाउंट नहीं बताई गई, तो उस पे जो है वो उसकी जो क्लेम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसे दावे जिसके नहीं बताया गया तो जो क्लेम किया गया उन पे उस क्लेम पे होगा, और वो क्लेम भी बताता है कि जी वो क्लेम भी आपने इतनी रखना है कि जी कम अज कम कोर्ट फीस आपकी 15 रुपए बने, कम अज कम कोर्ट फीस 15 रुपए बने। चलें, ठीक हो गया। ये आपका सेक्शन 7 है। बाकी अब इंग्लिश की क्लास होगी, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। मैं लिंक शेयर करता हूँ इंग्लिश की क्लास के लिए।